हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके की कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचा पाएँ, ताकि वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो भी आगे बढ़ें और इस देश में कुछ अच्छा करें। और आप भी हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि हम मिल के कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको फ्री मटेरियल और फ्री कोर्सेज जाके हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.thelaymanway.com, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे हम डेली MCQs और डेली मोटिवेशन लेके आते हैं ताकि आपकी मदद हम कर सकें यूपीएससी को क्लियर करने में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, गुड इवनिंग। और चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। और इस लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको कहाँ मिलेगी? www.thelaymanway.com पे, है ना। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे हम डेली MCQs डिस्कस करते हैं, सो डू ज्वाइन दैट एंड प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड फॉर अस, ताकि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट हो पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज हम अल्टरनेट एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। तो अल्टरनेट एनर्जी में सबसे पहला आता है नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। तो क्या है ये हाइड्रोजन एनर्जी मिशन? तो बेसिकली हाइड्रोजन से हम एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाले हैं, है ना, तब इसको बोल रहे हैं नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। तो बेसिकली हम हाइड्रोजन का क्यों यूज कर रहे हैं, है ना। थर्मल पावर प्लांट भी तो है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि हमको ग्रीन एनर्जी चाहिए, राइट। हमको थोड़ा कम एमिशन वाला एनर्जी चाहिए। तो बेसिकली ये जो हाइड्रोजन हम जनरेट करेंगे, ये हम ग्रीन रिसोर्सेज के थ्रू जनरेट करेंगे, है ना, जिसको हम ग्रीन हाइड्रोजन ही बोलते हैं। अब ग्रीन हाइड्रोजन में बेसिकली एडवांटेज क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं होता, है ना। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं होता। बाकी जितनी भी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है। जैसे कौन कौन सी है बाकी? जैसे एक ब्लू हाइड्रोजन आती है, एक ब्राउन हाइड्रोजन होती है, एक ग्रे हाइड्रोजन होती है ना। तो अब ये सारे ही मीथेन से ही बनते हैं, मतलब ग्रीन को छोड़ के। ब्लू भी मीथेन से बनता है, ब्लू भी मीथेन से बनता है, ब्लू हाइड्रोजन मीथेन से बनता है, ग्रे हाइड्रोजन मीथेन से बनता है, और ब्राउन किससे बनता है? ब्राउन कोयले से बनता है ना। तो सभी में आप देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो एमिट होता ही है ना। ग्रीन में बट नहीं होता है, क्योंकि इट इज मेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। तो इसीलिए हम ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, है ना। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है। ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करेंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एमिट ना हो और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके, है ना। उसको कॉमर्शियल यूज में भी लाया जा सके। तो ये है अपना नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। अब आगे बढ़ते हैं और एल्यूमिनियम एयर बैटरीज के बारे में बात करते हैं। क्यों न्यूज में था? क्योंकि IOCL जो है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसने बेसिकली कोई इजराइल की कंपनी के साथ टाई अप किया है ताकि ये एल्यूमिनियम एयर बैटरीज जो है उसको मैन्युफैक्चर कर पाए, है ना। तो अब इसके अलावा और भी उन्होंने चीज़ों में बात करी, जैसे सोडियम एयर बैटरीज, पोटेशियम एयर बैटरीज, जिंक एयर बैटरीज, मैग्नीशियम एयर बैटरीज, इन सब के बारे में बात करी। बट कंसोलिडेशन एल्यूमिनियम एयर बैटरीज का ज़्यादा फोकस पे था। तो अब इसका एडवांटेज क्या है? क्यों ये बात कर रही है? क्यों हमारे पास अभी क्या है? लिथियम आयन बैटरीज हैं, है ना, निकल कैडमियम बैटरी भी आती हैं, है ना। तो इसमें क्या दिक्कत है कि एल्यूमिनियम एयर बैटरीज की बात हो रही है? तो देखो इसका बेनिफिट क्या है। लिथियम आयन के कंपैरिजन में अगर हम एल्यूमिनियम एयर बैटरीज की बात करें तो ये सबसे पहली बात तो चीप है ना, सस्ते में आ जाती है, हल्की है ना, ज्यादा एनर्जी देगी। मतलब मान लो एक छोटी सी बैटरी भी बहुत ज्यादा पावर जनरेट कर सकती है ना, तो इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद एक अगर आप मान लो आपकी इलेक्ट्रिक बाइक है या इलेक्ट्रिक स्कूटी है ना, तो अभी आपकी जो बैटरी होती है ना, वो एक बार फुल चार्जिंग पे 150 से 200 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अब अगर आप एल्यूमिनियम एयर बैटरी लगाओगे तो वही रेंज जो है वो जैसे इसकी 2 टाइम्स हो जाएगी, मतलब वो 400 किलोमीटर के आसपास चल पाएगी, है ना। तो देखो बहुत सारे बेनिफिट है ना, सस्ती भी आ रही है, सब कुछ अच्छा है, सस्ती भी आ रही है, लाइट भी है ना, लाइट भी है, ज्यादा चलेगी भी, है ना। तो ये सब इसके बेनिफिट हैं, इसीलिए उन्होंने वो टाई अप करें कि हम ये बना पाए, ठीक है। अभी इसको रिसाइकिल भी हम कर सकते हैं। तो वैसे तो लिथियम आयन भी रिसाइकिल होती है ना, लिथियम आयन नहीं हो पाती है। अनलाइक अदर बैटरीज, एल्यूमिनियम प्लेट इन एन एल्यूमिनियम एयर बैटरी कैन बी रिसाइकिल्ड एंड ट्रेडेड डायरेक्टली फॉर इंडस्ट्रियल यूज। तो बेसिकली बैटरी से जो एल्यूमिनियम प्लेट निकलती है ना, उसको हम रिसाइकिल करते हैं, ठीक है। बाकी तो बैटरी खत्म ही हो जाती है, क्योंकि एक बार जब चार्ज आपका बराबर आ गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया, तो उसको दोबारा आप रिस्टोर नहीं कर पाते हो, है ना। तो एल्यूमिनियम प्लेट जो है उसका ट्रेडिंग हो जाता है ना। तो ये इसका बेनिफिट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर ब्यूटी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं।
तो अगर आपने LHC के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा तो LHC एक बड़ी सी ऐसी रिंग सी है ना, तो इसमें क्या होता है, हम ये जो प्रोटॉन्स होते हैं हमारे, उनको खूब लाइट की स्पीड पे बेसिकली रोटेट करते हैं और कोलिजन करवाते हैं, फिर इससे ये पता चलता है कि यूनिवर्स बना कैसे, इनका ये मानना है कि इससे पता चलेगा। तो इतना ज़्यादा इसमें रोटेट करा देते हैं कि इसका जो मास होता है प्रोटॉन का, दैट मतलब ऐसे 175 टाइम्स शायद बढ़ जाता है इसका मास, है ना। तो इस टाइप से इसको रोटेट कराते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ पर है ये? जेनेवा में है ना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है हेडक्वार्टर इसका, सन बोलते हैं इसको, है ना। सबसे फोर्थ इज वन ऑफ द 4 लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट्स। ये जो हम ब्यूटी एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, LHC का ब्यूटी एक्सपेरिमेंट, इट इज वन ऑफ द 4 लार्ज एक्सपेरिमेंट्स। तो LHC में बेसिकली 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिनमें से एक ये है ब्यूटी एक्सपेरिमेंट, है ना। कहाँ पर है ये? सन इन जेनेवा, ठीक है। बस ये डिजाइन किया गया कि भाई पार्टिकल्स का डीके कैसे होता है ना, कंटेनिंग ब्यूटी कॉर्क्स। अब ब्यूटी, ये बात आ रही है, ये ब्यूटी कॉर्क ये होता क्या है? ये बेसिकली जब हम प्रोटॉन्स को कोलाइड कराते हैं ना, प्रोटॉन जब आपस में कोलाइड करते हैं, जैसे मैंने बोला कि उस रिंग में प्रोटॉन बेसिकली ऐसे जाते हैं, फिर यहाँ से दूसरा प्रोटॉन जाता है ना, और फिर इसको एक पॉइंट पे कोलिजन कराया जाता है, ऐसे, है ना, ऐसे कोलिजन कराया जाता है। तो इस जब कोलिजन से जो चीज प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं क्वार्क। समझ में आ रहा है? उसको हम क्या बोलते हैं? क्वार्क। तो कोलिजन से जब दो प्रोटॉन कोलाइड करते हैं एट अ वेरी हाई स्पीड, है ना, नियरली अबाउट स्पीड ऑफ लाइट, तो प्रोड्यूस होते हैं ब्यूटी क्वार्क, ठीक है। तो इसमें अब आप पूछोगे कि यार इतनी ज्यादा स्पीड अचीव कैसे होती है? क्योंकि ये जो इनका रिंग है ना, ये जो इसका रिंग है ऐसे वाला, ये जो रिंग है इनका, इसमें इन्होंने हाई मैग्नेट्स लगा के रखे हैं। तो ये जो जैसे मान लो इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है पूरी रिंग में, है ना, तो वो इन पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है बहुत ही हाई स्पीड पे, फिर वो जाके ऐसे कोलाइड करते हैं आपस में, है ना। तो उससे जनरेट होते हैं ब्यूटी क्वार्क। समझ में आ गया? अब क्वार्क है क्या? व्हाट आर क्वार्क्स? क्वार्क बोल रहे हैं हम, है क्या क्वार्क? क्वार्क एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, जैसे हमारा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है ना, वैसे ही एक क्वार्क भी होता है ना। तो ये ध्यान रखना, क्वार्क क्या है? एक एलिमेंट्री सब एटॉमिक पार्टिकल है दैट इंटरैक्ट बाय मींस ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड आर बिलीव्ड टू बी फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, है ना। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि मैटर के फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? एटम्स। तो उसमें एक ये भी आता है, क्वार्क भी आता है। क्वार्क इज ऑल्सो अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर, सॉरी। अब देखो ब्यूटी क्वार्क्स क्या होते हैं? ब्यूटी क्वार्क्स दे आर मच हैवियर देन अप एंड डाउन क्वार्क्स एंड पार्टिकल्स कंटेनिंग बी क्वार्क्स। ये तो इतना ज्यादा डिटेल में और कॉम्प्लेक्सिटी में जाने का जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत याद रखो कि जो क्वार्क्स होते हैं वो होता क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल है। जनरेट कैसे होते हैं? दो प्रोटॉन जब आपस में कोलाइड करते हैं एट अ वेरी हाई स्पीड, है ना, बहुत ही हाई स्पीड में, जब वो लोग सन के अंदर LHC में कोलाइड करते हैं तो ये जनरेट होते हैं, है ना। फंडामेंटल यूनिट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर है ना। और बस थोड़ा बहुत अगर पूछ भी लेंगे तो कौन बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेंगे कि ब्यूटी क्वार्क क्या है, ये ज्यादा हैवियर होता है अप एंड डाउन क्वार्क से। 2 टाइप के 3-4 टाइप के होते होंगे, जिसमें अप एंड डाउन एक होता होगा, उसमें ब्यूटी क्वार्क हैवियर होता है ना, एंड आर ऑल्सो अनयूजुअली लॉन्ग लिव्ड। बस उसके बाद क्या है? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको हम सन बोलते हैं। ये सन क्या है? सन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च, है ना। साइंटिफिक रिसर्च का मैटर है, बेसिकली मैटर जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर होते हैं ना, उन पे रिसर्च करता है, जैसे एटम्स हो गए, है ना, मॉलिक्यूल्स हो गए, इन सब पे ये रिसर्च करता है। और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं लोग कि यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ कैसे, LHC के थ्रू, है ना। Here the subatomic particles are made to collide with each other, है ना। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इनको आपस में कोलाइड कराया जाता है at a speed close to the speed of light, and their interaction is studied to provide insight into the fundamental laws of nature। समझ में आ गया? स्पीड ऑफ लाइट पे कोलाइड कराते हैं उसको, और कुछ नहीं है। कब फाउंड हुआ था? इट इज फाउंडेड इन 1954 द फ्रांस स्विस बॉर्डर नियर जेनेवा, है ना। तो 1954 में आया था। करंटली सन में कितने मेंबर स्टेट हैं? 23 मेंबर स्टेट है। इंडिया इज एन एसोसिएट, ध्यान रखना है, इंडिया इज एन एसोसिएट मेंबर स्टेट, ये आपको ध्यान रखना है, इंडिया इज एन एसोसिएट मेंबर स्टेट। और ऑब्जर्वर कौन है? जापान, रशिया, USA, यूरोपियन यूनियन एंड यूनेस्को, है ना। इनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। तो इंडिया एसोसिएट मेंबर है, याद रखना है। और जापान, रशिया, USA, यूरोपियन यूनियन एंड यूनेस्को, ये इनके पास क्या है? इनके पास ऑब्जर्वर स्टेटस है। समझ आ गया? इनके पास क्या है? ऑब्जर्वर स्टेटस है। उस पर आगे बढ़ते हैं और विज्ञान ज्योति प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज विज्ञान ज्योति? विज्ञान मतलब क्या होता है? साइंस, है ना। विज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज, है ना। ज्योति मतलब जो लड़कियों से रिलेटेड है ना, ज्योति उन्हीं को ही बोलते हैं ना, लड़कियों को बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा? बेसिकली लड़कियों को, जो गर्ल्स हैं हमारी, है ना, जो गर्ल्स हैं उनको इनिशियल स्टेज से ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में मतलब अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी उनकी, है ना। उनको इंकरेज किया जाएगा कि आप साइंस
लो और इसमें रिसर्च करो इस टाइप से, है ना। किसने लॉन्च किया? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली विज्ञान है तो साइंस ही करेगा, और कौन ही कर सकता है। कोलैबोरेशन किसके साथ है? आईबीएम के साथ। ये याद रखना, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, आप गेस भी कर सकते हो, बट आईबीएम नहीं कर पाओगे। तो डीएसटी ने लॉन्च किया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन कोलैबोरेशन विद आईबीएम, है ना, ये याद रखना, इन कोलैबोरेशन विद आईबीएम इन 2019। अब इसमें क्या है? इसमें हम स्टेम को प्रमोट करेंगे। स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, है ना। तो इन गर्ल्स में बेसिकली, गर्ल्स स्टूडेंट्स में बेसिकली हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स को एनकरेज करेंगे, ताकि वो आगे जाएं, यू नो, पीएचडी परस्यू करें, रिसर्च परस्यू करें, है ना, अच्छी एजुकेशन लें और देश का नाम ऊंचा करें, है ना। तो इसमें ग्रेड्स कौन कौन से कहाँ से आएंगे? क्या कॉलेज लेवल पे? नहीं, कॉलेज लेवल पे नहीं है। 9th to 12th बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वहीं पे ही आप करियर डिसाइड करते हो। हमारा मेन जो हमारा पढ़ाई स्टार्ट होती है वो 9th से ही होती है। 9th आता है, फिर 10th आता है ना, फिर 9th का सिलेबस 11th में भी आगे एक्सटेंड होता है, फिर 10th का जो है 12th में एक्सटेंड होता है। तो यहीं से ही इनको इनकरेज करने की बात की गई है ना। तब इसमें क्या होगा? इसमें आप इनको बढ़ावा कैसे दोगे? इनको भाई विजिट्स कराओगे, कहाँ पे? आईआईटीज में विजिट कराओगे, उनको दिखाओगे कि भाई इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी अच्छी रिसर्च है, देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, कितना इनोवेटिव काम कर रहे हैं। अभी मैं आज सुबह लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे को एक बहुत ही अच्छा दिखा कि आईआईटी मद्रास ने बेसिकली जो डिसेबल्ड होते हैं, जो व्हील चेयर पे होते हैं, उनके लिए एक स्कूटर बना दिया है। तो उसमें क्या है, मतलब स्कूटर में क्या है, इतना प्यारा लगा मेरे को। उसमें क्या है, जस्ट शेयरिंग विद यू ऑल। उसमें क्या है कि जैसे व्हील चेयर होता है ना, तो जैसे लेट्स से दिस इज अ व्हील चेयर, है ना, तो ऐसा एक आगे आधा पार्ट है स्कूटर का, ऐसे दैट कैन बी इजिली अटैच टू दिस व्हील चेयर, है ना। तो और फिर पूरा ऐसा है, मतलब पूरा वो है, पूरी स्कूटर जैसी है ना। तो इट कैन बी इजिली अटैच टू दिस, है ना, और उसके बाद आप उसको ड्राइव कर सकते हो। मतलब ऑब्वियसली इट इज इलेक्ट्रिक से ड्राइव होता है। देयर इज अ बैटरी जो उसको चार्ज करती है मोटर को, और देन इट गोज अवे, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड स्टेप, राइट। तो ऐसे इनोवेशंस लाने के लिए बेसिकली ये प्रोग्राम है, राइट। दिस प्रोग्राम प्रोवाइड स्कॉलरशिप, क्योंकि जब आप देखते हो ना ये कि इतना अच्छा काम हो रहा है, तो आप भी इनकरेज होते हो, आप भी इंस्पायर होते हो, राइट, कि यार हमको भी करना है ऐसा कुछ काम। लेट मी क्रिएट एन इम्पैक्ट, लेट मी हेल्प पीपल, है ना। नहीं तो जीने से क्या मतलब, जब आप किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लिविंग, राइट। तो क्या है, इसमें यही मकसद है इनका कि हम इनको स्कॉलरशिप देंगे, विजिट कराएंगे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस पे, साइंस कैंप्स पे, है ना, लेक्चर्स दिलवाएंगे। जो वुमेन्स हैं जो अपनी फील्ड में बहुत ही अच्छी हैं, पोस्ट पर हैं, या फिर बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, है ना, तो उनसे इनको इनकरेज कराएंगे, इंस्पायर करवाएंगे, करियर काउंसलिंग देंगे। तो ये सब इसमें है, ठीक है, समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं और कलम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं। तो किसने लॉन्च किया है? कलम मतलब पेंसिल, है ना, कलम मतलब आपका जिससे आप लिखते हो, ठीक है। तो कौन लॉन्च करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब देखो, आप हो सकता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देख के थोड़ा डर जाओ कि भाई ये तो मिनिस्ट्री ऑफ कुछ और होगा, जो कॉपीराइट और पेटेंट से डील करती है वो होगा, बट आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी की बात की गई है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की हम एजुकेशन देंगे, लिटरेसी देंगे और अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, समझ में आ रहा है, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। तो पहले तो आप बस फुल फॉर्म याद रखो, कापिला क्या है? कलम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल कलम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, है ना, लिटरेसी एंड अवेयरनेस, है ना, कलम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस, ठीक है। तो अब इसमें सिंस हम एजुकेशन दे रहे हैं, तो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, बस इतना ही याद रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंदर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो टेक्नोलॉजी वर्ड आगे तो किसके अंदर आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ही आई है ना, उसके अंदर भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। क्या करती है ये? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है ना, इंडियन इंडस्ट्रियल कंसर्न्स और अदर एजेंसीज को, है ना, ताकि इंडिजीनियसली चीजें डेवलप हो पाए। attempting development and commercial applications of indigenous technologies और adapting imported technology to wider domestic application। अगर आप कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हो बाहर से, जो इंपोर्ट कर रहे हो टेक्नोलॉजी, तो वो वाइडर मासेस तक रीच कर पाए, सबको एक्सेसिबल हो, है ना। ये इसके लिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। और जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज हैं, जो इंडिया में ही बनी है ना, उनका भी वाइडर रीच हो पाए, उसको भी ये प्रयास करती है ना। उसका इसीलिए बेसिकली ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देती हैं। तो दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, है ना। उसके बाद दूसरा आता है कैडमियम डिपोर्ट सिल्वर एंटीमोनी टेल्यूराइड। अभी क्या है? ये बेसिकली एक लेड फ्री मटेरियल है, कैडमियम डोप्ड सिल्वर एंटीमोनी टेल्यूराइड।
ये बेसिकली एक लेड फ्री मटेरियल, ये आपको याद रखना है। जो क्या करता है, जो वेस्ट हीट जो होती है ना, ये वाली, ये देखो दिस इज द वेस्ट हीट, है ना। अब जैसे मान लो कोई आपका सर्किट होता है ना, जहाँ से करंट जनरेट हो रहा है, तो जब ये यहाँ से यहाँ करंट जाता है तो कुछ हीट जनरेट होती है ना। जब आप देखते होगे ना, आप ऐसे दिखता होगा कि आपको जब आप शायद अपना कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप वगैरह चार्ज करते हो तो आपको ऐसे दिखता होगा कि बैटरी जो है वो गर्म हो गई, है ना। तो वो बैटरी जो हीट एमिट कर रही है, दैट इज अ वेस्ट हीट, उसका कोई यूटिलाइजेशन थोड़ी हो रहा है ना, दैट इज वेस्ट हीट। तो इसी टाइप की जो हीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट हीट। तो ये क्या कर रहा है, उस वेस्ट हीट को, ये क्या करता है, उस वेस्ट हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है ना, उसको छोटी छोटी पावर में कन्वर्ट कर देता है। इतनी पावर सफिशिएंट होती है कि आपकी लेट्स से कमरे की लाइट जल जाए या एलईडी लाइट जल जाए, इतनी इतनी उसको पावर कर देता है ना। तो ये बेसिकली अच्छा स्टेप है, क्योंकि हम वेस्ट हीट को यूटिलाइज कर रहे हैं, वैसे तो वेस्ट जा ही रही है ना, इससे अच्छा उसको यूटिलाइज करके आप उससे पावर जनरेट कर पाओ। तो बेसिकली वो यही करता है कि वेस्ट हीट को पावर में कन्वर्ट कर देता है, ताकि स्मॉल होम इक्विपमेंट्स और ऑटोमोबाइल्स को पावर किया जा सके। किस पे काम करता है ये काम करता है थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्जन पे। क्या होता है थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्जन? थर्म मतलब क्या होता है, थर्म मतलब होता है हीट, है ना। थर्म इज हीट मतलब हीट से हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, इसका मतलब ये है, ठीक है। हीट से हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, दैट इज कॉल्ड थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्जन। इसमें क्या होगा, कैसे करेंगे हम? देखो मान लो जैसे एक रॉड है, फिजिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी होगी अगर 12th में तो पता होगा। जैसे ये रॉड है ना, और रॉड के यहाँ पे हॉट टेम्परेचर है, यहाँ पे ये बहुत गर्म है और ये बहुत कोल्ड है। तो हीट जनरली क्या होता है, हीट यहाँ से यहाँ फ्लो करती है ना। हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, क्योंकि इक्विलिब्रियम अचीव करना रहता है। तो इसी प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, थ्रू दिस टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। इसी से ही हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं। That allows generation of electric voltage with one end of the material is heated and the other end is kept side cold, ठीक है, समझ आ गया। किसने डेवलप किया है? जवाहरलाल नेहरू रिसर्च सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरु ने इसको डेवलप किया है। किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये इंस्टीट्यूशन किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जेलाटिन स्टिक्स की बात करते हैं। क्या है जेलाटिन स्टिक्स? ये बेसिकली एक बॉम्ब टाइप का छोटा बॉम्ब, है ना। जेलाटिन स्टिक्स में क्या होता है, ये देखो दीज आर जेलाटिन स्टिक्स। जेलाटिन स्टिक्स में बेसिकली क्या होता है, एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है, पेट्रोल यूज होता है बेसिकली, है ना। यूज फॉर माइनिंग, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क लाइक बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, रोड्स, रेल्स एंड टनल्स। तो जैसे माइंस में देखा होगा ना, ब्लास्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए ये यूज होते हैं जेलाटिन स्टिक्स, है ना। कौन रेगुलेट करता है जेलाटिन स्टिक्स को, मैन्युफैक्चर को? पेसो, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। किसके अंदर आती है पेसो? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्यों? क्योंकि आपको लगेगा यार ये पेट्रोलियम है तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंदर आएगा, तो बट आपको याद रखना है कि ये MOPNG के अंदर नहीं आता है ना। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।